बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 40 गाइटन का रेस्पिरेशन का, जिसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द गैसियस एक्सचेंज के ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें डिफ्यूजन कैसे होती है। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन से कि डिफ्यूजन जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना होता है किसी भी फ्लूइड का। तो फ्लूइड में गैसेस भी आ जाते हैं और लिक्विड भी आ जाते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड कर रही होती है एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन कितना है और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो कितनी है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। तो ये इसमें पहले पेज पे जनरल बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है दो एरियाज के दरमियान। एक पॉइंट है, दूसरा है, अगर इनके दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो इस वजह से फिर जाके डिफ्यूजन होती है गैसेस की। तो यही केस एल्व्यूलाई के दरमियान जब गैसेस एक्सचेंज में हम देखेंगे तो हो रहा होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। तो जो हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं उसमें उसका जो आटम प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। अब इसका जो पार्शियल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर है, इसमें जो मेजर कंपोजिशन होती है वो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21, यानी कि मेजर यही बना रही हैं। तो इसका 760 कैसे काउंट होता है, 600 mm ऑफ मरकरी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिवेलप कर रही होती है नाइट्रोजन, और जो 160 होता है 760 हो गया, और इसी तरह 160 mm ऑफ मरकरी होता है, ये होता है ऑक्सीजन का। तो टोटल जो है वो 760 mm ऑफ मरकरी एयर प्रेशर पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो अब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी गैस का कौन सा पार्शियल प्रेशर है। तो जो पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है एक तो उसके कंसंट्रेशन की बुनियाद पे, दूसरा किया जाता है उसके सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट की बुनियाद पे कि अगर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, अगर सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट उसका कम है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। ये वैसे याद कर लें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हेनरीज लॉ। उसके बाद हम आते हैं वाटर का वेपर प्रेशर। अब डिफ्यूजन की बातें खत्म हो गई, आगे हम देखेंगे फैक्टर्स किस तरह इफेक्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से मुराद ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं एट द सरफेस ऑफ द एल्व्यूलाई वो वहाँ से एस्केप करने के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये एग्जर्ट करते हैं 47 mm ऑफ मरकरी का वाटर प्रेशर। तो ये इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। ये एक बात लिखी हुई है, ये कर लें। उसके बाद है कि जो डिफ्यूजन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं हम एक इक्वेशन से देखेंगे। ये इक्वेशन है मॉलिक्यूलर वेट अंडर रूट। अब यहाँ पे पी है पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एस से मुराद होती है सॉल्युबिलिटी। अब डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी अगर पार्शियल प्रेशर का बात जहरी सी है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा वो डिफ्यूजन हो जाएगी। जितना एरिया ज़्यादा होता है क्रॉस सेक्शनल उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होती है। अगर जितनी ज़्यादा सॉल्युबल गैस होती है उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होती है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट जो था वो पार्शियल प्रेशर के लिए था, तो सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। डी से मुराद होता है डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस अगर करीब करीब है तो डिफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर यानी कि डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो ये कम, इन्वर्स होता है। मालिकुलर वेट पे भी इसका इन्वर्स रिलेशन है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से मुराद ये होता है कि solubility over molecular weight, solubility over molecular weight under root that's called diffusion coefficient। तो ये हमारे पास होती है diffusion coefficient, ये आ जाता है इसमें solubility over molecular weight का स्क्वायर रूट। तो ये इसमें मेजर बातें हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो एल्विलर एयर है और एटमॉस्फेयर एयर है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है उसमें कंपोजिशन डिफरेंस होती है। जाहिर सी बात है जब एटमॉस्फेयर से एयर आ रही होती है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस होती है, जो एल्वुलर एयर होती है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसमें नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है तो ये सेम होती है। अब जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो एल्वुलाई से आ रही है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है। जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐड हो जाना है एल्वुलाई में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये इनके दरमियान में इनकी कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। अब जो यहाँ पे एल्विलाई के एरिया पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होती है। हम अभी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन कम अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एल्विलर एयर की। अब ये जो रिप्लेसमेंट है, अब एल्विलाई के अंदर एयर है, एल्विलाई फील्ड अप हो चुका है एक बार मुकम्मल। अब इसमें जो एयर है वो रिप्लेस यकदम नहीं होती कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड
आउटसाइड आ गई और सारी जिसकी ऑक्सीजन है वो इनसाइड चली गई। इस तरह नहीं होता, बल्कि स्लोली रिप्लेस होता है। जब हम ये कैलकुलेट किया जाता है कि जब 16 ब्रेथ हम ले चुके होते हैं, 16 ब्रेथ के बाद जाके ये न्यू एयर इसमें आती है। यानी कि यहाँ पे जो एयर आई वही आगे ऐसा ऐसा थोड़ी, यहाँ थोड़ा सा पार्ट इसका रिप्लेस हुआ, फिर ये थोड़ा सा पार्ट रिप्लेस हुआ, 16 ब्रेथ के बाद जाके मुकम्मल रिप्लेस होती है। तो इस स्लो रिप्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस भी होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एल्वुलर एयर। वो क्यों होती है? अगर ये यकदम यहाँ पे इसकी जो स्पॉन्टेनियस एक टाइप की रिप्लेसमेंट हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इसकी स्पॉन्टेनियस वेरी कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक ब्लड फ्लो, ब्लड की कंपोजिशन है उस पर भी इफेक्ट कर पड़ेगा। इस तरह गैसियस एक्सचेंज जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसमें जो है मेजर होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इन एल्वुलाई। अब जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है और उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड इट्स पार्शियल प्रेशर। इसमें बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं, जो मेजर ग्राफ कंसेप्ट समझने के लिए है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्वुलर एयर और एटमॉस्फेयर एयर। एक एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है और दूसरी है एल्वुलर एयर। अभी हमने उसका डिफरेंस देखा। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, यानी कि जो डेड स्पेस एयर है, डेड स्पेस कौन कौन सी होती हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इसके दरमियान में जो स्पेस होती हैं उसे हम कहते हैं डेड स्पेस। यहाँ पे जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो होती है 149 mm ऑफ मरकरी। अब जो एल्वुलर एयर होती है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वाली, यहाँ पे होती है जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो होती है 104 mm ऑफ मरकरी। अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आ जाता है और इसी तरह इसमें पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो किस तरह वेरी कर रही है, जी हम ग्राफ बना हुआ है वहाँ पे फिगर 40.6 के अंदर, वो भी आप देख लें। यहाँ पे क्या होता है, अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ले रहे हैं, प्रेशर है, और यहाँ पे एयर का वॉल्यूम एक्सपेल कितनी हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 149, 149 ये डेड स्पेस है, डेड स्पेस, फिर ऐसे ऐसे एल्वुलाई आ रही है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है 104 के ऊपर जाके। तो ये एरिया एल्वुलर एयर का होता है। एल्वुलर एयर ये सारा डेड स्पेस है, यहाँ पे डेड स्पेस और एल्वुलर सारे हैं। तो डेड स्पेस में ज़्यादा होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एल्वुलाई में कम है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज हो चुकी है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसकी उलट है। अब जो डेड स्पेस एयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑलमोस्ट जीरो, 0 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट लेंगे डेड स्पेस, ऐसा ऐसा इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और ये आके रुक जाता है 40 के ऊपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाती है 40 mm मरकरी एल्वुलाई में, तो ये हो जाता है 40 mm ऑफ मरकरी। तो ये इसमें होती हैं कि पार्शियल प्रेशर किस तरह चेंज हुआ। डेड स्पेस एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी 149, जब एल्वुलाई में आया एक्सचेंज के बाद 104 बच गई। डेड स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर थी, जब एल्वुलाई में एक्सचेंज हुआ तो ये चूँकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आना शुरू हो जाती है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बढ़ के 40 हो जाता है। तो ये इसमें मेजर ग्राफ है समझने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस तरह वेरी कर रही है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हिस्टोलॉजी में भी है और फिजियो में भी कर लें। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अब इससे गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, अब एक होता है, पहले समझ लें रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट अलग चीज़ है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अलग चीज़ है। रेस्पिरेटरी यूनिट होता है कि रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल आ रहे हैं, टर्मिनल ब्रांक्यूल, एंड पे जाके हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। तो एक उसमें इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल प्रेजेंट है, इसी तरह एक एल्वुलाई प्रेजेंट है, और एक होता है एल्वुलर सैक्स। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं एट्रिया। एट्रिया क्यों कहते हैं, चैम्बर लाइक इसकी जो अपेयरेंस होती है इस वजह से हम इसे एट्रिया कह रहे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी यूनिट में रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल आ रहा है, एल्वुलाई आ रहा है, और इसी तरह एल्वुलर सैक्स आ रही हैं, चैम्बर्स आ रहे हैं। ये है रेस्पिरेटरी यूनिट। अब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये समझने वाली बात है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एल्वुलाई है, यहाँ हमारे पास आ रही है एंडोथीलियम यानी कि कैपिलरी है। अब देखिए यहाँ पे एक सरफेक्टेंट की लेयर है, तो सबसे पहली जो लेयर होगी वो होगी सरफेक्टेंट की, सरफेक्टेंट की लेयर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है एल्वुलर एपिथेलियम, ये वाली, तो ये आ रहेगी एल्वुलर एपिथेलियम या इसे आप एंडोथीलियम कह लें। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बाहर की तरफ ये वाला एरिया, ये अब एल्वुलर एपिथेलियम हो गया ये सारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेजर जो आ रहा है, ये देखिए पहले है सरफेक्टेंट, उसके बाद है एल्वुलर एपिथेलियम, यहाँ पे नीचे आ जाती है बेस मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियम जो रेस्ट कर रही होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तीन यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल स्पेस आप कंसीडर कर लें इसे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू,
और यहाँ पे एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी। तो ये इसके पार्ट होते हैं, समझने वाले एक तरतीब से याद रख लें। सरफेक्टेंट पहले आता है, फिर एल्वियोलर एपिथेलियम आती है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथीलियम। ये होते हैं रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब किस तरह एक्सचेंज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वो हम देखते हैं अभी डिफ्यूजन में किस तरह है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस तरह मूव कर जाती है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह मूवमेंट हो रही है। फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है थिकनेस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इजीली डिफ्यूजन हो जाएगी, जितना ज़्यादा तो थिकनेस इसमें वेरी कर रही होती है। उसके बाद सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसमें गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये डिफ्यूजन पे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन, अब ये डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है या डिफ्यूजन कैपेसिटी आप कह लें, डिफ्यूजन कैपेसिटी कह लें, ये क्या होती है। अब ऑक्सीजन की भी देखेंगे, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी देखेंगे। डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द एक गैस है वो डिफ्यूज़ हो रहा है पर मिनट फॉर ईच यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर। कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर मिनट पर ऑफ मरकरी, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखी जाए तो 21 अगर ये इसकी होती है 21 ml पर मिनट फॉर 1 ऑफ मरकरी। ये समझिएगा, 1 मरकरी का प्रेशर हो तो 21 ml होती है ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो जो एक नॉर्मल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 11। तो 11 के रिस्पेक्टिव कितनी होगी, 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी 23 ml पर मिनट फॉर कितने मरकरी के लिए, 11 मरकरी के लिए। तो फॉर 11 मरकरी ये होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी। ये समझ सकते हैं, मैथमेटिकल है थोड़ा सा। उसके बाद है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जल्दी से डिफ्यूज करती है कि हमें इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी का अंदाजा ही नहीं लगा सकते, यानी कि इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम किस तरह इसको एस्टिमेट करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजिंग एबिलिटी होती है, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो 20 टाइम ज़्यादा है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी जब ज़्यादा है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। वो कितनी होती है, 400 से लेकर 450 ml होती है पर मिनट के लिए। कितने, इसी तरह 11 मरकरी के लिए। तो ये होती है ऑक्सीजन की कितनी, 230, और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 400 से 450 मिलीलीटर पर मिनट। अब हम डिस्कस करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो से मुराद क्या होता है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन और परफ्यूजन के दरमियान में रेशो। अब एल्व्यूलर वेंटिलेशन हमने पहले डिस्कस किया कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या आती है, वेंटिलेशन से मुराद था कि नॉर्मल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर कितना है, उसे हमने कहा एल्व्यूलर वेंटिलेशन। जो परफ्यूजन होती है वो होती है ब्लड फ्लो कितना है, पल्मनरी जो वेसल्स पास कर रही हैं उससे, पल्मनरी कैपिलरीज और आर्टरीज वगैरह। तो पल्मनरी कैपिलरीज के अक्रॉस यानी कि उसमें से परफ्यूजन कितनी है, ब्लड फ्लो कितना है, ये समझिएगा। अब एल्व्यूलर वेंटिलेशन ओवर जितना ब्लड फ्लो है, तो हम कह सकते हैं कि वेंटिलेशन ओवर ब्लड फ्लो, ये वेंटिलेशन और परफ्यूजन, तो ये होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। अब ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है इसे हम ज़ाहिर करते हैं VA/Q से। अब ये जो VA/Q होती है इसको समझने के लिए पहली एक बात ध्यान में रखिएगा। हम कहते हैं ये एयर है एक साइड पे, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का डेड स्पेस एयर समझ लें, डेड स्पेस एयर यानी कि जो एटमॉस्फेयर से आ रही है। उसके बाद होती है यहाँ पे ब्लड, यानी कि एक ब्लड में एक एयर में क्या चीज़ देखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझिएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एयर में कितना होता है, हमने अभी जिक्र किया, वो होता है 149 ऑफ मरकरी। जो ब्लड में होता है वो होता है 40 ऑफ मरकरी। तो प्रेशर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितना होता है, डेड स्पेस में 0, क्योंकि अभी कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसर इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो जो ब्लड में होता है वो होता है 45 ऑफ मरकरी। ये समझ आ गई। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा एयर में और ब्लड में, एयर में 149 एंड 40, 0 एंड 45। अब इसके बीच होता है एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई में कितना है, अब एल्व्यूलाई में जो होता है वो नॉर्मल है ना, डेड स्पेस वाला। अब एल्व्यूलाई में 149 और 40 के बीच हमने अभी डिस्कस किया था ग्राफ बनाते वक्त 104, और ये होता है 40। ये होता है एल्व्यूलर एयर का, ये होता है डेड स्पेस वाला एल्व्यूलर, और यहाँ पे आ जाता है ब्लड। अब अगर ये समझ आ जाएगी तो फिर हमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो भी इजीली समझ आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ के थ्रू इसमें कौन कौन से केसेस हैं, नॉर्मल कब होती है और एबनॉर्मल में 0 कब होती है और इनफिनाइट कब होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। हम एक ग्राफ बना रहे हैं जी, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ पे कितना है, 0 है।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो, जब ज़ीरो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन कितना होगा। अब देखें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो हो गया तो ऑक्सीजन कितना है 149 है, ये वाली चीज़। तो ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो एंड ऑक्सीजन इज़ 149। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो है तो ये कौन सी चीज़ है, ये है डेड स्पेस वाली। यानी कि डेड स्पेस का मतलब क्या है, डेड स्पेस का मतलब ये था कि जिसमें किसी किस्म का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा था। जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन और परफ्यूजन की रेशो है, जब वेंटिलेशन नहीं होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ओवर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा देखें, वी ओवर क्यू। तो जब ज़ीरो हो गया, सॉरी इसमें से देखें, अब वेंटिलेशन और परफ्यूजन, जब वेंटिलेशन तो हो रही है, एयर आ रही है, लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही। परफ्यूजन क्यों नहीं हो रही, ब्लड फ्लो क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड फ्लो तो बिल्कुल एल्वियोलाई के नज़दीक होता है, तो ये तो डेड स्पेस है, तो इसमें क्यू ज़ीरो है। सॉरी वेंटिलेशन नॉर्मल है, क्यू इसमें ज़ीरो है। जब क्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसके नतीजे में नीचे वाला जब ज़ीरो होगा डिनोमिनेटर, तो हमें पता चल जाता है ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, एक बार दोबारा देख लें, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है। वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन, देखें जब डेड स्पेस की बात करते हैं वेंटिलेशन हो रही है, एयर आ रही है अंदर, लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही। क्या मतलब, क्यू जीरो है, परफ्यूजन क्यों नहीं रही, क्योंकि साथ को वेसल्स नहीं पड़ी हुई। तो क्यू जीरो होने की वजह से नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो ये हो जाती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या, इन्फिनाइट। कहाँ पे, डेड स्पेस में। तो ये डेड स्पेस हो गई। दूसरी बात होती है यहाँ पे नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होती है, एल्वियोलाई वाली नॉर्मल होती है। तो ये कब होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, तो 104 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40, ये नॉर्मल है। दूसरी बात, जीरो कब होती है। अब जीरो, यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं, ग्राफ भी जाहिर कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 45 है, तो 45 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पे आ जाती है 40, तो ये हो गया 40। यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे आ जाता है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों होगा देखिएगा, अब यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रही, परफ्यूजन मैक्सिमम है। क्यों वेंटिलेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में, अब ब्लड में वेंटिलेशन तो थोड़ी होती है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड में क्या होता है, वेंटिलेशन जब जीरो हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटर जब भी जीरो होता है तो ये सारी फ्रैक्शन को जीरो कर देता है। अब एक बार दोबारा देख लें यहाँ पे क्या हुआ सीन। इनफैक्ट असल में होता ये है कि अब नॉर्मल से हमने देखा अब नॉर्मल की तरफ, अब ऊपर ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम तो हमें पता चल रहा था वो थी 45 मैक्सिमम, तो ये 45 हो रही, ऑक्सीजन 40, ये कहाँ पे है, ब्लड में। अब ब्लड में वेंटिलेशन हो ही नहीं रही, जब वेंटिलेशन नहीं हो रही तो वी ज़ीरो हो जाएगा, तो सारी फ्रैक्शन को ज़ीरो कर देगा। ये कहाँ पे होता है, ब्लड में, ब्लड में ज़ीरो होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। जो दूसरी बात है डेड स्पेस, अब इस कूलर डेड स्पेस में आते हैं, डेड स्पेस में ऑक्सीजन मैक्सिमम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो है। तो इससे क्या होगा, जब हम डेड स्पेस में आते हैं, परफ्यूजन नहीं हो रही होती, वेंटिलेशन हो रही है, तो वी ए ओवर क्यू, क्यू ज़ीरो है, तो ये इसमें हो जाता है इन्फिनाइट, तो ये होता है डेड स्पेस में। तो डेड स्पेस में इन्फिनाइट हो जाता है। अगर शंटेड ब्लड हो, शंट इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वेंटिलेशन नहीं हो रही, इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, यानी कि शंटिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो इसमें ये सारी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशोज के केसेस हैं। अगर आप ग्राफ को देखें तो आपको सारा इसमें क्लियर हो जाए।